हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में है, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी ले सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है सैन्य तनाव से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने चीन सीमा पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बड़े पैमाने पर रोड पुल बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना बढ़ा दिया है? इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना बढ़ा दिया है? आंसर होगा 10% बढ़ा दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर है उसको इमीडिएटली बूस्ट किया है। दरअसल 1 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं लद्दाख के 3 इलाके, वहाँ पर इंडियन टेरिटरी में चाइनीज आर्मी घुसी हुई है और दोनों देशों की फ़ौज के बीच में स्टैंड ऑफ है, मतलब आमने सामने फ़ौज खड़ी है। तो इसके बारे में मैंने कल डिटेल में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा ज़रूर देख लेना, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन चाइनीज फौज जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन को आपत्ति है खासतौर पर LAC के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, रोड बन रहे थे, पुल बन रहे थे, उसको लेकर उसका कहना था कि रोड कंस्ट्रक्शन को तुरंत बंद कर दिया जाए। ओके, तो इसी बीच में जो चाइनीज साइड है वहाँ पर मैसिव मिलिट्री बिल्डअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टैंड ऑफ है वो तुरंत रिजॉल्व होने वाला नहीं है, कुछ महीने ये स्टैंड ऑफ चलने की आशंका है। तो इसी बीच में इंडिया ने सीधा ये डिसाइड कर लिया है कि अपने कंट्रोल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की गतिविधियाँ हैं वो और तेज करेंगे। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क से चीन को आपत्ति है, इंडिया वही करेगा और बहुत तेज़ी से करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनाएगा, पुल बनाएगा, और इस काम के लिए 11,000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं इस काम के लिए स्पेशली। तो कहाँ पर होगा इसका उपयोग? ये जो रकम बढ़ाया गया वहाँ पर कहाँ बनेगा? देखिए, स्टैंड ऑफ तो लद्दाख के 3 इलाके में है, मैंने बताया पहले ही, लेकिन अब मैसिव तरीके से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होंगे वो चीन के साथ जो लगने वाली सीमा है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 3,580 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा LAC का, जो मेरे बगल में आप देख रहे हो, तो वहाँ पर ये डेवलपमेंट काम होगा। ओके, और इस रकम का उपयोग जो है, जो 10% बढ़ाया गया है और पहले से जो बजट है वो चीनी सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर में ही किया जाएगा। तो कितना बजट है ये भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसने देश भर के सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया हुआ है, BADP। वो चल रहा है, पहले से सालों से चल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 784 करोड़ रुपए का बजट था। तो इसका 10% बजट तुरंत इमीडिएटली बढ़ा दिया गया है और जारी कर दिया गया है। करीब 78 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। ओके, और नए निर्देश में ये कहा गया है कि ये जो आवंटित राशि है, जो रकम है, वो भारत चीन सीमा पर ही खर्च होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, यहीं पर खर्च होगा। ओके, अब सवाल है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करेगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO है वो करेगी और खुद करेगी। इसके लिए किसी भी प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। और इस काम के लिए 11,815 मजदूर जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड लेते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन सीमा के पास सड़कें और पुल बनाने के लिए किस राज्य के साथ, किस स्टेट के साथ 11,815 मजदूरों को रिक्रूट करने का एग्रीमेंट किया है? रिक्रूट कर रहे हैं, इसका आंसर होगा झारखंड। ओके, देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड सरकार से ये इतने मजदूरों को इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए रिक्रूटमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। देखिए, मेरे बगल में द हिंदू की न्यूज़ है, इससे पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज बॉर्डर एरिया में रोड और पुल बनाने को लेकर कितनी तेज़ी में है। तो इस न्यूज़ के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को, यानी 11,000 से ज़्यादा मजदूरों को ट्रेन और फ्लाइट से ले जाया जाएगा सीमावर्ती इलाकों में। ओके, और ये सारे काम BRO के अंतर्गत होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें लगभग 8,000 जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, वो लद्दाख के इलाके में वहाँ पर काम करेंगे। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन हिमांग, ये सब जो चल रहा है वहाँ पर पहले से, उस पर काम करेगा। जहाँ पर स्टैंड ऑफ है वहाँ पर काम होगा, ताकि चीन को दिखाया जा सके कि देखो, तुम जिस पर आपत्ति कर रहे हो वही काम हम करने जा रहे हैं।
ओके। और बाकी को उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट शिवालिका चल रहा है, जो रोड बनाने का ये प्रोजेक्ट है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक चल रहा है और जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकन चल रहा है, तो वहाँ भी ये लगाया जाएगा। ओके, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये काम होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, कल मैंने काफ़ी डिटेल बताया था इस पूरे मुद्दे पर, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे, और आज इसका ये डेवलपमेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 8 मई को जारी की है एक रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो उसके मुताबिक कोविड-19 की वजह से इंडियन इकॉनमी कितनी सिकुड़ जाएगी, मतलब जो इकॉनमी का साइज है वो कितना कम हो जाएगा। आंसर होगा 3.2%। ओके, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.2% कम हो जाएगी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके मुताबिक कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से जो इंडियन इकॉनमी है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसको हम लोग झेल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, ग्लोबल इकॉनमी कितना कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो 5.2% वो कम हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, तो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि इससे पहले महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी 1870 में। ओके, पहले कई सारी मंदी आ चुकी है। ओके, 14 बार मंदी आई है, लेकिन 1870 में जो आई थी मंदी वो महामारी की वजह से आई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, हो सकता है पूछा जाए कि 2020 से पहले कब महामारी की वजह से वैश्विक मंदी आई थी, तो 1870 में। ओके, और 1870 के बाद 14 बार मंदी आ चुकी है दुनिया भर में, और इस बार जो मंदी आ रही है वो भयानक है। कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की सबसे भयानक ये मंदी है, और इसमें करोड़ों गरीब जो हैं वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, वहाँ लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। आंसर होगा इसका जेसिंडा अर्डेन। ओके, नाम आप ध्यान रखना। देखिए, न्यूजीलैंड में 9 जून को लॉकडाउन खोल दिया गया है, यानी आज से, और पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पर कोरोना का कोई नया पेशेंट, नया मामला सामने नहीं आया। 8 जून को आखिरी मरीज जो था, भर्ती था, वो ठीक होकर जा चुका है। तो अब जो लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो पहले की तरह ही अब सारी गतिविधियाँ होंगी, स्कूल खुल गए हैं, वहाँ पर कार्यस्थल खुल गए हैं, शादी, अंतिम संस्कार, सार्वजनिक परिवहन, बसेस, ट्रेन, मेट्रो, सब कुछ चालू हो गया है, सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तो मैप में देख लेते हैं न्यूजीलैंड है कहाँ पर। तो देखिए, मेरे बगल में रहा ये वर्ल्ड मैप। ओके, सामने इंडिया है, और यहाँ से साउथ पैसिफिक ओशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के आगे बढ़ते ही आपको देखा है न्यूजीलैंड। यहाँ पर 50 लाख की आबादी है मात्र, बहुत कम आबादी है, और यहाँ पर टोटल जो कोरोना पेशेंट थे 1504 थे, और 22 लोगों की मौत हुई थी। तो यहाँ लॉकडाउन को काफ़ी सख्ती से पालन किया गया था, और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई थी, और टेस्टिंग के दौरान जो भी पॉजिटिव लोग मिले उनको आइसोलेट किया गया, इलाज किया गया, और इसकी वजह से वो देश कोरोना फ्री बन गया। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, नाम आप ध्यान रखना, जेसिंडा अर्डेन, तो दुनिया भर में उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। देखिए, आबादी भी बहुत कम थी, अगर इंडिया की तुलना में देखें तो बहुत ही कम थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में नेचुरल गैस के कुएं में 25 मई से रिसाव हो रहा है, लीकेज चल रहा है, और इसकी वजह से हजारों लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा, और डॉल्फिन सहित कई सारे जीव जो हैं वहाँ मारे गए। आंसर होगा असम। ओके, ये जो गैस वेल है, गैस का कुआं है, वो असम के तिनसुकिया जिले में है। कहाँ पर ये, एक बार मैप में देख लेते हैं। ओके, गैस का कुआं, आप मेरे सामने वर्ल्ड मैप देख रहे हो, इंडिया है, तो यहाँ से अब चलते हैं असम की ओर। ओके, और ये रहा तिनसुकिया जिला। अब बगल में ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसी के पास बागजान 5 वेल है, मतलब उस जो गैस का कुआं है उसका नाम है बागजान नंबर 5। तो यहीं पर गैस लीक कर गया। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इसी के पास में है, मात्र 900 मीटर की दूरी पर। तो ये हुआ है। आप मेरे बगल में देख रहे हो पिक्चर, किस तरीके से आसमान में जो गैस है वो ऊपर जा रहा है, नेचुरल गैस। इस कुएं को वर्ष 2006 में इंडियन ऑयल लिमिटेड ने, यानी OIL ने ड्रिल किया था, और
25 मई को यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उसी दौरान दुर्घटना की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और सेफ्टी वाल्व खुल गया और लीक कर गया। और तब से आज तक लगभग 14-15 दिन हो गए हैं और लगातार लीकेज जारी है। तो ये जो लीक कर रहा है नेचुरल गैस, उसमें प्रोपेन, मीथेन, प्रोपिलीन सहित कुछ गैसें होती हैं और ये गैस आसमान में उड़कर कंसंट्रेट हो रही हैं वहाँ पर, और बादलों के साथ मिलकर वाटर वेपर जो हैं उनके साथ मिलकर ये इलाके में गिर रही हैं द्रव के रूप में। ओके, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पर। लीकेज को कंट्रोल करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बस की बाहर की बात हो गई है, तो सिंगापुर से स्पेशलिस्ट की टीम बुलाई गई है। इसके साथ ही ये भी जायजा लिया जा रहा है अब कि इकोलॉजी को इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। तो ये गैस लीकेज की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, दुनिया भर में 2 तरह के गैस के कुएँ होते हैं, एक ऑयल गैस वेल होता है, दूसरा ओनली गैस वेल होता है। तो ये ओनली गैस कुआं है, केवल गैस इससे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस कुएं को 2006 में ड्रिलिंग की गई थी और रोज यहाँ पर 80,000 क्यूबिक मीटर गैस निकाली जाती थी। और गहराई कितनी थी, इसकी कितनी गहराई से निकाली जाती थी, तो 3,870 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे से ये गैस निकाली जाती थी। जो गैस ऊपर जा रहा है वो 90,000 क्यूबिक मीटर पर डे से ज़्यादा इसकी जो है रफ्तार है। तो इसकी वजह से वहाँ पर्यावरण में, इकोलॉजी में काफ़ी नुकसान हुआ है। इस इलाके में 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं, उनको रिलीफ कैंप में भेजा गया है। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो भी बहुत सारी मारी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी मछलियाँ मारी गई हैं। ये जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये विलुप्त होने के कगार पे है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में ये थी। ओके, तो असम की बात हो रही है, राजधानी क्या है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और 2019 का भी करंट अफेयर्स पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और अमेजन पे बुक भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हो बुक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने 5 जून को किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर सिग्नेचर किए? आंसर होगा डेनमार्क। ओके, देखिए, ऊर्जा मंत्रालय, भारतीय ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है। इंडिया की ओर से पावर सेक्रेटरी हैं संजीव नंदन सहाय, उन्होंने सिग्नेचर किया। और डेनमार्क की ओर से जो भारत में डेनमार्क के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, फ्रेडी सवाने, तो उन्होंने सिग्नेचर किए। इसके तहत होगा क्या कि बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, पावर से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर शेयर करेंगे, लोग काम करेंगे। ओके, तो डेनमार्क को देख लेते हैं कहाँ पर है। मेरे बगल में आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप और इंडिया रहा सामने, और यहाँ से जब यूरोप की ओर बढ़ेंगे तो आपके सामने रहा डेनमार्क। ओके, द्वीपीय देश है और इसके आसपास यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और पोलैंड है। ओके, तो डेनमार्क की बात हो रही है। राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, मेटे फ्रेडरिक्सेन। ओके, और वहाँ पर सम्राट हैं, तो कौन है, मार्गरेट सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2 साल पर यह रैंकिंग जारी होती है। आंसर होगा 168। ओके, 168वां स्थान है। कितने देशों में? तो 180 देशों में ये स्थान है, बहुत खराब स्थान है ये। ओके, देखिए, ये जो रैंकिंग है वो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर तैयार करती है और येल यूनिवर्सिटी ही इसको जारी करती है। अच्छा, इससे पहले जो 2 साल पहले जारी हुआ था ये रैंकिंग 2018 में, उस समय किस स्थान पर था इंडिया? तो 177वां स्थान था, 177। इस बार थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इस बार भी भारत जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे देशों, 11 देशों से ही ऊपर है। कौन कौन से देश हैं? बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, छोटे छोटे से ये सब देश हैं, उनसे ऊपर है। तो इसमें देख लेते हैं कि टॉप 5 कंट्री कौन से हैं। तो मेरे बगल में आप देख रहे हो, नंबर 1 पे डेनमार्क है, सेकंड पे लग्जमबर्ग है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम है और फिफ्थ पे फ्रांस है। ओके, और अगर बड़े देशों की बात करें तो 42वें स्थान पर है
अमेरिका और 120वें स्थान पर चाइना है। और पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 107वें स्थान पर है, श्रीलंका 109वें स्थान पर है, मालदीव 127वें स्थान पर है, पाकिस्तान 142वें स्थान पर है, नेपाल 145वें स्थान पर है, बांग्लादेश 162 स्थान पर है और अफगानिस्तान 178 स्थान पर है। तो इंडिया की जो स्थिति है वो एनवायरमेंटल हेल्थ संबंधित सभी प्रमुख जो इंडेक्स है उसमें हालत खराब है। तो इस इंडेक्स में 12 टॉपिक होते हैं, उसमें भी रैंकिंग दी जाती है। तो जैसे एनवायरमेंटल हेल्थ में 180वां स्थान है। चलिए इंपॉर्टेंट बात थी, थोड़ा सा इसलिए डिटेल मैंने बता दिया। इसका डिटेल में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? आंसर होगा जया जेटली, पॉलिटिशियन है वो। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, तो केंद्र सरकार ने मातृ मृत्यु दर यानी MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। मतलब उद्देश्य है सरकार का कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो। तो जया जेटली को इसकी अध्यक्षता दी गई है। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है, 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी है। और इस गठन से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र है जो अभी 18 साल है उसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, देखिए महिलाओं की विवाह की उम्र में आखिरी बार बदलाव हुआ था 1978 में। उस वक्त 1929 का जो शारदा एक्ट था उसमें संशोधन करके 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था। मतलब कि 1978 से पहले शादी की उम्र लड़कियों की 15 साल थी। ओके, उसका संशोधन किया गया वही 1978 में और उसको 18 साल कर दिया गया था। और अभी हाल ही में जब निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री हैं देश की, फरवरी 2020 में जो बजट पेश कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये बदलाव करने बहुत ज़रूरी है ताकि महिलाओं की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो। क्या है, महिलाओं को नए अवसर प्राप्त हुए हैं और वक्त बदल चुका है, उनका ऐसा कहना है। हायर एजुकेशन ले रही हैं लड़कियां और बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं। तो ऐसे में ये जो 18 साल है वो शादी की उम्र ठीक नहीं है, ऐसा सरकार का सोचना है। और कम उम्र होने की वजह से, इस उम्र में शादी होने की वजह से वो जल्दी माँ बनती हैं और ऐसे में मातृत्व मृत्यु दर यानी मौत का खतरा भी होता है। तो इसलिए ये देखने को मिलेगा हम लोग को आगे कि जो जैसी टास्क फोर्स जो है वो रिपोर्ट भेजेगी उसके बाद जो उम्र है उसको चेंज कर दिया जाए शादी का, हो सकता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मोनिका कपिल मोहता। ओके, वर्तमान में वो स्वीडन में भारत की राजदूत हैं और 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। तो बात यहाँ पर स्विट्जरलैंड की हो रही है, यूरोपीय देश है। वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है ये, आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप और सामने इंडिया है। तो इंडिया से यूरोप की ओर जब बढ़ेंगे तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सब के बीच में लैंड लॉक्ड कंट्री है ये स्विट्जरलैंड। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर। वहाँ की राजधानी क्या है? बर्न। प्रेसिडेंट कौन है? तो सिमोनिटा सोमारुगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रोमानिया में भारत का नया राजदूत यानी नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा इसका राहुल श्रीवास्तव। वो 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। रोमानिया को भी देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है, ये भी यूरोपीय देश है। ओके, वर्ल्ड मैप में सामने इंडिया है, वहाँ से जब हम लोग यूरोप की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, यूक्रेन से घिरा हुआ ये है रोमानिया। ओके, तो यहाँ पर रोमानिया है, ये ब्लैक सी के बगल में है, काला सागर के बगल में, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ की राजधानी क्या है? कैपिटल बुकारेस्ट। और प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस आयोहानिस। ओके, अब प्रधानमंत्री कौन है? लुडोविक ओरबान। थोड़ा नाम कठिन होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का निधन 5 जून 2020 को हो गया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। वो अमेरिकी थे और 64 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। थॉमस ने जो है 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लिया था। उसके बाद फिर 1978 के जो फ्रांस में हुआ था, स्ट्रासबर्ग में खेली गई थी विश्व चैंपियनशिप, तो उसमें गोल्ड मेडल पाया था। और इसी के साथ जिम्नास्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो
पहले अमेरिकी थे, इसलिए ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया की नई CEO किसे नियुक्त किया गया? नया आंसर हो इसका अनीता कोटवानी। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, जो डाउनलोड का लिंक है वहाँ से क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो आ जाए।